Hello students. So far we have done 12 sessions and I have been posting videos. Hope you have done the sessions, revised them, and the exercise at the end of the sessions you must have done and learned a few words and understood how the etymology of the words goes. Let's start with session 13 today, another session in continuation. What this session talks about, few more words which are very interesting today. What it says is cutting in and out. Cutting in and out. किसी को बीच में से कट करना या out करके कट करना. Here we say talk about. You can see this fly here. It is insect being made on the right hand side, top bottom corner. You can say bottom corner of the screen. Cutting in and out. Flies, bees, beetles, wasps, and other insects are segmented creatures. You can see segment है, एक हेड वाला पार्ट है, एक थोरेक्स वाला पार्ट है, एक एब्डोमेन वाला पार्ट है, और प्रैक्टिकली 3 टुकड़ों में बांट सकते हो आप. दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड into 3 different segments, we can say. So the flies, bees, beetles, wasps, and other insects are segmented creatures. Head, thorax, and abdomen. Thorax क्या है, नीचे आके देख लीजिए. The part of the body of a mammal between the neck and the abdomen. Neck और abdomen के बीच वाला जो part है, that is what we call as thorax here, and abdomen. Where these parts join, these appears to the imaginative eye a cutting in of the body. देखने में ऐसे लगता है जैसे वहाँ बॉडी कहीं ना कहीं कट गई हो, बहुत छोटा सा पीस जोड़ रखा है, ऐसा फीलिंग आती है. Okay, that's what it says. Hence the branch of zoology, okay, the branch of zoology dealing with insects is aptly named. अब zoology कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको कहेंगे वो एनिमल से ही होगा. This is also the kind of creature जो insects हैं, वो भी zoology का ही पार्ट हो गया. Insect is aptly named entomology. तो यानी जो insects को देखेगा वो entomology हो जाएगा. From Greek word en, in plus tome और cutting. अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्या सिखाना चाह रहा है. In का मतलब you can very well understand. He says N is in and tome is cutting. Entome. So there the word is entome. Entomology. Logy, so you can very well understand. In tome and logy. The adjective is entomological, that you know we have always been doing. al लगाने के बाद entomological हो जाता है. तो यानी science of like branch of zoology dealing with the insects. यानी study of insects is known as entomology. किसी को याद ना रहे entomology, मान लीजिए आपको कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो आप इसको ऐसे तो याद ही कर सकते हो कि ये एंड जैसा प्रोनाउंसिएशन आता है. तो एंड तो फिर समझ ही आती है कि इंसेक्ट होती है, तो वैसे एंटोमोलॉजी फिर एंड होती है. आपके एग्जाम्स में तो मोस्टली ऑप्शंस आर गिवन, तो आपको देखकर पढ़ना होता है. तो एंटोमोलॉजी एक बार देखोगे तो एंड से कनेक्ट हो जाएगा. यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट. द वर्ड इंसेक्ट मेक्स द सेम पॉइंट. इंसेक्ट, अब देखो इन और सेक्ट है. इट इज बिल्ट ऑन लैटिन वर्ड इन. अगर आप देखें इस इन का मतलब इन है और सेक्टस इज ए फॉर्म द वर्ड टू कट होता है, तो इंसेक्ट हो गया. अब आप देख रहे हो कि इन यहाँ लगा और सेक्टस यानी सेक्ट यहाँ लगा, तो जिसको आप कट कर सकते हो तो इंसेक्ट हो जाता है. दैट्स व्हाट द इंसेक्ट इज. नाउ द प्रीफिक्स ek, अगर आप कभी देखें फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ई के मीन्स आउट होता है, यानी ek अगर कहीं आ रहा है इसका मतलब आउट है. द लैटिन प्रीफिक्स यू विल रिकॉल इज एक्स. अगर हम लैटिन में वो पढ़ा था तो एक्स या एक्सटर्नल जैसे आप समझते हो ऐसे. तो नाउ कंबाइन ek विद टोम टू डिराइव द वर्ड्स फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स इन विच पार्ट्स आर कट आउट और रिमूव्ड. यानी अब आपने देख लिया ek लगाने का मतलब है, यहां पर वो कह रहा है जैसे कि ग्रीक में ek है और लैटिन में वो क्या कह रहा था, हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं एक्स पढ़ा था, एक्सटर्नल वाला. ठीक है, तो यहां पर ek जब लगाओगे तो कई नए वर्ड बनकर आ जाएंगे जिससे इसका मतलब कट आउट करना होता है. जैसे कि यहां उसने वर्ड दिया है आपको, दिस इज अ फ्यू वर्ड्स ऑफ रिलेटिंग टू बायोलॉजी फील्ड. टॉन्सिल एक्टोमी. टॉन्सिलाइटिस हो जाता है बंदे को, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो उसको टॉन्सिल्स को रिमूव करने के लिए दी टॉन्सिल्स. फिर देन अपेंडेक्टोमी होता है, अपेंडिक्स हमारी बॉडी में होता है, उसको कट आउट करने के लिए. मेस्टिकोटोमी, ब्रेस्ट बाय द वे कोई कैंसर वेंसर में प्रॉब्लम हो जाती है उसको कट करने के लिए. हिस्टेरेक्टोमी यूटरस के लिए यूज हो जाता है. एंड
प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है तो देन प्रोस्टेक्टोमी हो जाता है। मीन्स जहां पर भी टॉम आ रहा है और साथ में एक् आ रहा है और साथ में प्रोस्टेट आ रहा है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू से। प्रोस्टेट को एक् करना और कट करना, एक् मतलब आउट है, यानी कट आउट करना इज नोन एज, लाइक जहां पर भी ईसी आएगा वो आउट होगा और टोम आ गया तो कट हो गया। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस वर्ड इज। एंड देन कंबाइन एक् विद द ग्रीक कैंट्रॉन सेंटर। अगर आप एक् वर्ड को कैंट्रॉन वर्ड से जोड़ो जिसका मतलब सेंटर है, लैटिन रूट एज वी हैव डिस्कवर्ड इज सेंट्रम। ओके, इसको हम लैटिन में देखेंगे तो वो सेंट्रम हो जाएगा। टू डिराइव इसेंट्रिक, अब एक नया वर्ड निकाल कर आ रहे हैं इसेंट्रिक, क्योंकि हमने एक् हो गया और सेंटर हो गया तो ई सेंटर हो गया तो इसेंट्रिक हो गया। दिस इसेंट्रिक वर्ड इज आउट ऑफ द सेंटर होता है, हैंस deviating from the normal। इसेंट्रिक पर्सन कौन हुआ? deviating from the normal in behavior, attitude etc. और अनकन्वेंशनल, ऑड और स्ट्रेंज। द नाउन इज इसेंट्रिसिटी हो जाता है, इसेंट्रिक पर्सन होता है। इसको थोड़ा सा कभी कभी आपने वर्ड सुना हो, हम वी कॉल इट इसेंट्रिक पर्सन को क्रैंकी भी बोलते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड क्रैंकी होता है। यू कैन कॉल द पर्सन इज वियर्ड, यू कैन से। ओके, देन ही सेज पर्सन ई सेंट्रिक है, यानी जो सेंटर में एक् और सेंट्रिक सेंटर से परे है। इसेंट्रिक स्क्रूज भी होते हैं, अगर आपने किसी ने देखे हो तो इसे नॉर्मली स्क्रू के बीच में सेंटर में होता है ना, यहाँ पर तो होल। अब मान लीजिए गियर है तो इस तरीके का गियर कैसा होता है, सेंटर में उसके होल होता है। लेकिन ऐसे वाले भी गियर होते हैं जो इसेंट्रिक होते हैं, वो यहाँ पर उसके होल होता है। इसेंट्रिक स्क्रूज होते हैं, इसेंट्रिक गियर्स होते हैं। अगर आपने देखा हो जो फैन होते हैं जो वॉल पर लगते हैं, फिर इधर चलते हैं फिर एकदम से फिर इधर आते हैं, तो जब वो पूरा घूम जाता है एकदम से वापस आता है तो उसमें तो इसेंट्रिक स्क्रू ही लगा होता है ना, वो इसेंट्रिक गियर होते हैं विच इज नॉट इन सेंटर। तो पर्सन इज ऑल्सो इन सेंटर, नॉट इन सेंटर इज इसेंट्रिक हो जाएगा। जिसको आप कहते हैं कि सनक गया है तो वो इसेंट्रिक वी कैन वेरी वेल से। तो उन्होंने बोला कि डेविएटिंग, यानी वो एग्जैक्टली नहीं है, डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर, एटीट्यूड और अनकन्वेंशनल, ऑड और स्ट्रेंज, तो वो इसेंट्रिक पर्सन हो जाता है। थॉरक्स हमने देख ही लिया। आप डिराइव करते हो, ड्राइव नहीं करते हो, ड्राइव तो कार करते हो, ड्राइव तो व्हीकल करते हो, बट डिराइव करना मतलब टू मेक आउट समथिंग, यू डिवाइस समथिंग, ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम ए सोर्स, वो डिराइव कर लेते हैं फ्रॉम, उससे आपने निकाला, वहां से आपने बनाया, वहां से ऑब्टेन किया, फ्रॉम दैट वी कॉल इट डिराइव हो जाता है। एंड अनकन्वेंशनल तो अब जानते हैं जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे ना हो उससे हट करो, जो सब लोग मानते हैं वो कन्वेंशनल होता है और अनकन्वेंशनल होता है। नॉट बेस्ड ऑन कॉन्फॉर्मिंग टू व्हाट इज जनरली डन और बिलीव्ड। कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डूइंग समथिंग होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अनकन्वेंशनल मेथड से काम करते हैं, जो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, तो वो अनकन्वेंशनल होते हैं। दैट इज व्हाट वी से इज अनकन्वेंशनल। ओके, तो ये इसेंट्रिक पर्सन होता है। लेट्स गो फर्दर, मोर कट्स की बात करते हैं। व्हाट कट्स? द ग्रीक प्रीफिक्स ए, मान लीजिए किसी, मैं कितनी बारी कहता हूँ किसी वर्ड के आगे ए लग जाए या एन लग जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। एम भी होता है और एन भी होता है, वो वर्ड क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। तो द ग्रीक प्रीफिक्स ए मेक्स अ रूट नेगेटिव और दी एटम, जैसे हमने वर्ड निकाला एटम, तो एटम का मतलब अगर आप देखो तो ए है और यहां पर टॉम है। टॉम का मतलब हमने पढ़ा था कट होता है और ए मतलब नो कट होता है, यानी एटम वाज सपोज्ड टू बी द एलिमेंट विच कैन नॉट बी कट फर्दर। जब हमने एटम डिवाइस किया होगा साइंस ने, तो ये मान लिया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। वो बाद में बोला गया कि हमने एटम के अंदर भी निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वट एवर इट इज, वो दैट यू नो बेटर देन मी, बट वो एटम में जब डिवाइस हुआ था तो नाम इससे लिखा गया कि सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको फर्दर कट नहीं कर सकते। तो द ग्रीक प्रीफिक्स ए मेक्स ए रूट नेगेटिव, द एटम वाज सो नेम्ड, इसीलिए उसका नाम एट ए टाइम when it was considered the smallest possible particle in an element of an element, that is one that could not be cut any further. When we have long since split the atoms, of course, with results in most technological advances both good and evil. अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉन बनाए, फिर न्यूट्रॉन बनाए या प्रोटॉन बनाए, वट एवर वी हैव मेड आउट ऑफ इट, और फिर उससे हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस किए, वहीं से हमने बॉम्ब बनाया, एटम बॉम्ब बनाया। गुड भी करे ऐसा नहीं है, उससे हमने पावर जनरेशन भी करी, लेकिन गुड एंड इविल दोनों हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में यूज कर रहे हैं। द एडजेक्टिव इज एटॉमिक, एटॉमिक एनर्जी यू नो, ठीक है। इविल तो यू नो इट वेरी वेल, वी हैव बीन स्टडीइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम दीज वर्ड्स,
द ग्रीक प्रीफिक्स एना, अब जैसे मैंने बोला था ए एन लग जाएगा, वो कह रहा है ए एन ए लग जाएगा, हैज ए नंबर ऑफ मीनिंग्स वन ऑफ विच इज अप दिस एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, ठीक है, ओरिजिनली द कटिंग अप ऑफ ए प्लांट और एनिमल और डिटरमिन इट्स स्ट्रक्चर, लेटर द बॉडीली स्ट्रक्चर इटसेल्फ, यानी किसी बॉडीली स्ट्रक्चर को कट कर देना। द एडजेक्टिव इज एनाटॉमिकल हो जाएगा, यानी आप कट अप करते हो ना, यानी एनाटॉमी के डॉक्टर कौन होते हैं, किसी चीज की एनाटॉमी क्या होती है कि उसके अंदर क्या होता है, यानी व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज डाइसेक्टेड एंड देन द डॉक्टर कैन सी ड्यूरिंग पोस्टमार्टम, वो एनाटॉमी के जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करवाते हैं एनाटॉमी के थ्रू कि हमारी बॉडी में कहाँ लीवर है, कहाँ और कौन सा ऑर्गन है, कहाँ पर क्या है, दैट इज एनाटॉमी, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर विद इन। बट एनाटॉमी मीन्स अगर आप देखेंगे तो वो बोल रहा है एना एंड टॉम है, ओरिजिनली द कटिंग अप होता है ऑफ ए प्लांट इन दिस एनिमल टू डिटरमिन इट्स स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, तो वहां पर एना का एज ए नंबर ऑफ मीनिंग्स, अब ये नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसको एनाटॉमी में यूज कर रहा है, इसका मतलब कटिंग अप मान रहा है, उसको नेगेटिव नहीं मान रहा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, तो ऐसे भी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। अब आप कहोगे कि टॉमी है तो कट होना चाहिए और एना लगा के तो नेगेटिव है तो नो कट होना चाहिए, लेकिन इसे नंबर ऑफ मीनिंग्स हो जाते हैं प्रीफिक्स में, देन वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि यार ये इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं। एनाटॉमी इज कटिंग अप ऑफ ए बॉडी है, देन टू डिटरमिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी हो जाता है। देन ओरिजिनली एनी बुक दैट वाज पार्ट ऑफ ए लार्ज बुक, लार्ज वर्क ऑफ वॉल्यूम्स वाज कॉल्ड ए टोम। मान लीजिए कई वॉल्यूम्स में कोई नॉवल लिखा है, ठीक है, तो उसका एक वॉल्यूम जो है दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, तो उसको हम टोम बोलते थे, क्योंकि पूरे नॉवल में से वो एक, पूरे वॉल्यूम में से वो एक पार्ट है, तो उसको हमने टोम बोला। एटोमोलॉजिकली ए पार्ट कट फ्रॉम द होल, देखा जाए तो भाई देयर आर 10 बुक्स, 10 बुक्स आर लाइंग, तो दिस 10 बुक्स का जो पूरा वॉल्यूम है दैट वुड बी कंसिडर्ड वन बुक, बट आपने उसमें थर्ड बुक निकाल ली, तो दैट इज द वन पार्ट ऑफ द होल, दैट्स व्हाट यू से, कट कर लिया आपने। टुडे टोम डेजिग्नेट्स ऑफन डिस्पैरेजिंगली, डिस्पैरेज आप समझते हो थोड़ा सा इंसल्टिंगली, एक्सेप्शनली लार्ज बुक। आज की डेट में हम क्या कहने लगे, टोम किसको बोलते हैं, पूरी बड़ी बुक को बोलते हैं, यानी यहाँ पर टोम का मतलब कट ना होकर एक बड़ी बुक के लिए हमने यूज करने लगे, वन दैट इज हैवी एंड डल इन कंटेंट होता है। नो अगेन यू विल से ये टोम का मतलब तो कट बताया था पीछे, दैट इज व्हाट द इंग्लिश इज, दैट ही हिमसेल्फ इज सेइंग, और भी कई तरीके से यूज हो जाता है, एंड ही इज टेलिंग अस कि बाद में लड़ाई मत करना कि टोम कट ही था, कट नहीं है, इस केस में टोम मीन्स एटोमोलॉजिकली पार्ट होता है फॉर श्योर, पहले टोम होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी बड़ी बुक को बोलोगे जो बहुत ही हैवी है, मतलब इन सेंस की कंटेंट ज़्यादा है और बोरिंग भी है, डल भी है, तो हम उसको टोम भी कह देते हैं, दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू टेल अस, ओके, ऐसा भी यूज हो जाता है। एंड द ग्रीक प्रीफिक्स डिका, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ही हैज गिवन, द ग्रीक प्रीफिक्स डिका इन टू कंबाइंस विद टोम टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, इसका डिका का मतलब है, आप यहां से देखिए, इनटू, ओके, कंबाइंस विद टोम टू कंस्ट्रक्ट डिकोटॉमी, एक वर्ड काफी यूज होता है, डिकोटॉमी होती है बहुत, आप देखिए न्यूज चैनल्स पर भी लोग यूज करते हैं, अच्छे लोग, वैसे भी यूज होता है। स्प्लिटिंग इनटू, टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, बॉटनी एंड द साइंस ऑफ लॉजिक, यानी सभी फील्ड्स में यूज होता है, मैं भी कह ही रहा था। इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड एज ए नॉन टेक्निकल टर्म, वैसे भी लाइफ में भी यूज होता है, फिलोसफिकल टर्म्स में भी टर्म, एज व्हेन वी रेफर टू द डिकोटॉमी इन द लाइफ ऑफ ए मैन, देखो कैसे यूज कर रहा है, द डिकोटॉमी इन द लाइफ ऑफ ए मैन, कौन, यानी आदमी की लाइफ में ड्वेल टाइप की लाइफ हो जाती है, उसने बोला ना इन टू है क्या, हु इज ए बैंक क्लर्क ऑल डे एंड एट नाइट स्कूल टीचर, वो पार्ट टाइम भी काम करता है, दिन में एज ए क्लर्क काम करता है, शाम को वैसे टीचर पढ़ाता है, आफ्टर वर्किंग आवर्स, so that his life is in a sense split into two parts, hope you understand, into the verb is dichomatize कर देना होता है किसी चीज को, the adjective is dichotomous हो जाएगा, okay, dichotomous thinking, अब देखो यहां से ये adjective है ना, dichotomous thinking मतलब dwell वाली, is the sort that divides everything into two parts, जैसे कुछ जो लिबरल लोग हैं, ठीक है जी, आप में से कोई जो लिबरल सनसाइन है, तो वो हमेशा ड्वेल माइंडेड थिंकिंग होती है, यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब जनरली ऐसा माना जाता है, ये नहीं मैं आपको डेरोगेटरी कह रहा हूँ, बट थोड़ा सा टेंटेटिवनेस में रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इन टू पार्ट्स, गुड और बैड,
वाइट और ब्लैक, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को डिकोटोमस थिंकिंग रखते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, दो आई एम नॉट ए लिबरल बट स्टिल आई से, ठीक है, एटसेट्रा। एन अननोन विट हैज मेड दिस क्लासिक स्टेटमेंट अबाउट डिकोटोमस थिंकिंग। किसी विट का मतलब विजडम है, किसी ने ऐसी बात बोली होगी, पता नहीं किसने बोली थी, क्या, देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, दोज हु डिवाइड एवरीथिंग इनटू टू पार्ट्स एंड दोज हु डू नॉट। यानी दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक ऐसे जो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक ऐसे जो स्ट्रेट अवे थिंकिंग करते हैं, से लाइक दैट। यानी हमेशा आप इसको डिकोटोमस थिंकिंग है, अल्टीमेटली वो हमें बताना चाह रहा है डिकोटोमी वर्ड क्या है, उसमें डिका आ रहा है और टोम आ रहा है, कट इनटू टू होता है, तो डिकोटोमस इज ड्वेल काइंड ऑफ हो जाता है। वो क्लर्क वाला एग्जांपल याद रखेंगे तो आई थिंक इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। नीचे लिखा भी है, डिकोटोमस इज डिवीजन और कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अपोज्ड और एंटायरली डिफरेंट। दिन में वो क्या था, क्लर्क था, रात को वो टीचर की तरह काम कर रहा था। एंड देन विजडम होता है, विट तो बहुत बार हम कर चुके हैं, विजडम द कैपेसिटी ऑफ इन्वेंटिंग थॉट एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग, कीन इंटेलिजेंस बोलते हैं, विट होता है, विट्स होता है। आपने, मैंने बोला था फ्रेज भी आपने पढ़ी थी, एट विट्स एंड, मैंने पहले बताई थी, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं, एट विट्स एंड हो जाते हैं। चलिए, इमेजिन अ बुक, ए कॉम्प्लिकेटेड और मैसिव रिपोर्ट, ओके, जो देखते हैं कभी कोई स्टडी आती है, कभी कोई गवर्नमेंट का, जैसे राम मंदिर के ऊपर उन्होंने स्टडी करी तो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस का वो पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया होगा। ऑब्वियसली इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी स्टडी, तो यानी कुछ भी ऐसी रिपोर्ट आती है वो बड़ी होती है, यानी मैसिव रिपोर्ट, और सम अदर एलॉबरेट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। नाउ फिगरेटिवली कट थ्रू इट सो दैट यू कैन गेट टू द एसेंस। मान लीजिए बहुत बड़ा आपने कोई किसी इशू के ऊपर आपने एक स्टडी करी और आपने पूरा एक थीसिस लिखा, मे बी से 5000 पेजेस, मान लीजिए से लाइक दैट। तो अल्टीमेटली अगर मैं उस 5000 पेजेस में, आपने नेचुरली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लिखा होगा, लेकिन मैं उसको कट थ्रू कर दूं और सेंट्रल आइडिया ले लूं कि यार ये आप कहना चाह रहे थे ओवरऑल, व्हाट विल आई कॉल इट, इट मींस नाउ फिगरेटिवली, मतलब इन जनरल तरीके से मैं सोचूं, कट थ्रू इट सो दैट यू कैन गेट टू द एसेंस, यानी मैं उसके सार तक पहुंच जाऊं, उसके क्रक्स तक पहुंच जाऊं, the heavy heart of the idea contained in it, यानी what in 5000 pages practically what you wanted to convey is this, वो मैं वहां तक पहुंच गया। what you have is an epitome, a condensation of the whole, यानी epitome means the essence, the central part, the best thing। वो मैंने आपके पूरे 5000 पेजेस में, पहले आपने उसके कुछ इंट्रोडक्शन दिया होगा, कुछ कंक्लूजन दिया होगा, कि एग्जाम्पल दिए होंगे, सब कुछ दिया होगा, बट मैंने क्रक्स निकाल लिया। क्रक्स इज जो उसकी जान है, जो बिल्कुल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज व्हाट आई कॉल इज एपिटमी आ जाएगा। एंड उसको कंडेंसेशन ऑफ द होल भी कह सकते हैं। नाउ ही से एपी इज ऑन अपॉन प्लस टोम, एपिटमी हो जाता है, यानी आपने उसका क्रक्स निकाल लिया। नाउ यू कैन से इलॉबरेट डॉक्यूमेंट, इलॉबरेट मीन्स डेवलप और प्रेजेंट इन फर्दर डिटेल हो जाता है। कई बार कहते हैं आपने कुछ आंसर दिया, द इंटरव्यूअर सेज काइंडली इलॉबरेट, मीन्स थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताइए फर्दर डिटेल में। एसेंस तो आई वाज सेइंग द इंट्रिंसिक नेचर और इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ समथिंग विच डिटरमिन्स इट्स कैरेक्टर, यानी उसका खास बात। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट इज द एसेंस ऑफ ड्रामा, ओके, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कोई ड्रामा देखने जा रहे थे उसमें आपने क्या देखना था, अजी हम बता रहे हैं इस ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट मेन इशू है, जो आपका एपिटमी है, एसेंस है। एपिटमी इज ए पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसे हम कई बार पैरागॉन भी बोलते हैं और पैराडाइम भी बोलते हैं, यानी बेस्ट थिंग होता है। वी ऑलवेज से मदर इज द एपिटमी ऑफ लव, दैट इज व्हाट वी से बेस्ट एग्जाम्पल, वी कंसिडर लाइक दैट। तो आपने 5000 पेजेस में बेस्ट वाले सेक्शन में आ गए थे ना, आपने वो एपिटमी निकाल लिया था। कंडेंसेशन तो आप जानते हैं, साइंस के काफी सारे लोग पढ़ते हैं, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस हो जाता है, ठीक है, और या कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर होता है तो फिर रेन होती है या कुछ भी होता है, कंसाइज वर्जन, उसको भी कंडेंसेशन कह सकते हैं। नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव इज एन एपिटमी, ए कंडेंसेशन ऑफ द होल, पूरा आपने उसका स्ट्रक्चर निकाल लिया होता है। एन एपिटमी में रेफर टू अ समरी, कंडेंसेशन एंड एब्रिजमेंट। याद है आपको एब्रिजमेंट करना क्या होता है, यानी शॉर्टन करना ऑफ लैंग्वेज, एज इन लेट मी हैव एन एपिटमी ऑफ द बुक, गिव मी द एपिटमी ऑफ हिज स्पीच, यानी मुझे उसका सिर्फ क्रक्स बता दीजिए, दैट्स व्हाट वी से क्रक्स होता है। यानी यू कैन वेरी वेल से, अगर मैं कहना चाहता हूं तो आई कैन वेरी वेल से एपिटमी क्या है, उसका मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट यानी क्रक्स है, यानी जो बेस्ट पार्ट है।
एब्रिजमेंट होता है। आई हैव रिटन एब्रिजमेंट इज शॉर्टन विदाउट लूजिंग द सेंस होता है एब्रिजमेंट। मैंने कई बार समझाया भी है कि मार्केट में अनएब्रिज्ड नॉवेल्स मिलते हैं मार्केट के अंदर। अनएब्रिज्ड मतलब जिसको छोटा नहीं किया होता। मार्केट में सपोज ए राइटर हैज ए नॉवेलिस्ट रिटन ए नॉवल फॉर से 900 पेजेस, लेकिन वो तो लिखा उसने जर्मनी में होता है, हो सकता है, लेकिन वो इंडिया में आते आते क्या होता है, कई सारे बिजनेसमैन होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, क्या करते हैं वो 900 पेजेस में से जो उनको लगता है कि यार ये इसको हटा सकते हैं तो उसको 700 पेजेस का कर देते हैं। कवर एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। नाउ यू गो एंड बाय इट, आप पढ़ेंगे आपको भी उतना समझ आएगा जितना मुझे 900 में समझ आया था, बट दैट इज अब्रिज्ड। बट अनएब्रिज्ड हो जाता है, यानी जेन्युइन वाला होता है जिसको उसने छोटा नहीं किया हुआ था। और मैंने हमेशा सिखाया है अब्रिज करने का मतलब, अगर अब याद है मैंने कई बार आपको निमोनिक से कभी कुछ वर्ड सिखाने की कोशिश करी है। आई से अगर आप देखो तो कैसे वर्ड निकालते हैं, अब्रिज। तो आई टोल्ड यू इसका अगर आपको याद नहीं रहता तो देखिए दिस इज ए और ब्रिज है। तो अगर आप देखेंगे तो हम ब्रिज क्यों बनाते हैं, ब्रिज इसलिए बनाते हैं टू शॉर्टन द गैप, नहीं तो यानी अब जब आप किसी चीज को ब्रिज बनाओगे तो यानी गैप कम हो जाएगा। यानी नॉवल में भी आपने अब्रिज कर दिया था, नहीं शॉर्टन कर दिया था, ऐसे याद रह सकता है निमोनिक से आपको। एनीवे आई विल कम बैक टू दिस। More commonly, epitome and the verb epitomize are used in sentences like she is the epitome of kindness, जैसे भी मैंने बोला था कि mother is the epitome of love, ऐसे भी यूज कर लेते हैं। That one act epitomizes her philosophy of life, यानी उसकी philosophy of life का आपको एसेंस बताता है, यानी वो क्या मानता है ये उसका एपिटमाइज कर देता है। If you cut everything else away to get to the essential part, सब चीजें अलग कर दीजिए उस 5000 पेजेस में, बीच के वो यानी जहां पर भी वो 20 पेजेस पे आ जाइए। बट इट सेज इफ यू कट एवरीथिंग एल्स अवे टू गेट टू द एसेंशियल पार्ट, दैट पार्ट इज ए रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल। ऑब्वियसली पूरे सेक्शन का पूरे का एक क्रॉस सेक्शन करके आपने उसका वो पार्ट निकाल लिया जिससे बेसिक सारा कुछ बना है। सो ए वुमन हु इज द एपिटमी ऑफ काइंडनेस स्टैंड्स फॉर ऑल पीपल हु आर काइंड। जब आपने बोला था एपिटमी ऑफ काइंडनेस है, एपिटमी ऑफ लव है, मतलब क्या है, उसको पकड़ लोगे तो सारे उस जैसे लोग आप कनेक्ट कर पाओगे। एंड एन एक्ट दैट एपिटमाइजेज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट्स बाय इटसेल्फ द कंप्लीट फिलॉसफी, मीन उससे एसोसिएटेड हो जाते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। इट इज फिगरेटिव थिंकिंग। पूरे नॉवल में से 5000 पेजेस की थीसिस में से मैंने 20 पेजेस निकाल लिए। उस 20 पेजेस को अगर मैं सेग्रीगेट करूंगा तो वो दे विल कम डाउन टू 5000 पेजेस, यानी एवरी पेज is basically that 20 pages. So the woman who is the epitome of kindness stands for all people who are kind. Hope you understand how this epitome word is used with this way. हालांकि हम बोल रहे हैं कि उसका सेंट्रल आइडिया है, लेकिन यहाँ पर एसेंस के साथ साथ बाकी सारे भी उससे जुड़े होते हैं, तो यानी फिर वो पैरागॉन बन जाता है, वो पैराडाइम बन जाता है। Hope you have understood this. This you really need to connect. Okay? Then love and words. More good words. लोगोस हम कितना टाइम पढ़ चुके हैं, लोगोस का मतलब स्टडी होता है। ओके, इट मे ऑल्सो मीन वर्ड और स्पीच। लोगो होता है एज इट डज इन फिलोलॉजी। अब देखिए वैसे तो स्टडी होता है, लेकिन वो कहता है कि इट मे ऑल्सो मीन ए वर्ड और स्पीच। वैसे हम इसे स्टडी मानते हैं, ठीक है, एज इट डज इन फिलोलॉजी। अब देखिए फिलोलॉजी वर्ड में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो बोलोगे फिल का मतलब लव होता है और लॉजी का मतलब स्टडी होता है, नहीं आप ऐसे ही बोलेंगे। एटोमोलॉजिकली लव फॉर लव ऑफ वर्ड्स, अगर स्टडी ना मानूं और लॉजी को मैं क्या मान लूं, वर्ड्स मान लूं, तो इसका मतलब फिल ऑफ वर्ड हो गया, यानी लव ऑफ वर्ड्स हो गया। ग्रीक फिल इन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, टू लव प्लस लोगोस। और व्हाट इज मोर कॉमनली कॉल्ड इज लिंग्विस्टिक्स, यानी जो पर्सन जिसको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की, उसको आप लिंग्विस्टिक बोलते हो ना। द साइंस ऑफ लैंग्वेज, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लिंगुआ और टंग, तो लिंग्विस्टिक हो गया, यहां से वर्ड आया लिंग्विस्टिक्स, यानी जिसके पास क्या होता है, पूरी नॉलेज होती है वर्ड्स की, वो लिंग्विस्टिक होता है। यानी फिलोलॉजी कौन हुआ, फिलोलॉजी इज बेसिकली लव फॉर वर्ड्स, यानी जो लैंग्वेज को ज्यादा लर्न करे, ज्यादा समझे, ही इज अ लिंग्विस्टिक हो जाएगा, एंड ही इज ए फिलोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। और वो उस टाइप की जो स्टडी है उसको फिलोलॉजी भी बोल सकते हैं। लिंग्विस्टिक ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज। एंड फिर एक वर्ड मैंने पैरेलली लिखा है आपके लिए,
पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट मीन्स नोइंग और यूजिंग मैनी लैंग्वेजेस। अब ये काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, पॉलीग्लॉट कौन और लिंग्विस्टिक कौन। प्लीज सपोज ए मैन ऑफ 50 हु हैज बीन रोमिंग अराउंड होल ऑफ हिज लाइफ, कभी 5 ईयर्स यहाँ, 10 ईयर्स यहाँ, 3 ईयर्स यहाँ, 2 ईयर्स कहीं कहीं रहा है, तो ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, ही इज लर्न टू स्पीक, टू राइट, टू रीड, बट ही इज नॉट द एक्सपर्ट। उसको ये नहीं पता इसका प्रोनाउन एडजेक्टिव कैसे होगा, ठीक है वो कर लेता है मैनेज, दैट फेलो इज नोन एज पॉलीग्लॉट। बट लिंग्विस्टिक, सपोज आपका स्पेनिश का टीचर है, फ्रेंच का टीचर है, जर्मन का टीचर है, जो इंग्लिश का टीचर है, द वन हु नोज द बेसिक्स ऑफ दिस थिंग, ये लैंग्वेज कैसे बनी, कैसे चल रही है, ही नोज ABCD XYZ ऑफ दैट, ही इज नोन एज लिंग्विस्टिक। दैट्स व्हाट द केस इज। ओके, नाउ कैन यू राइट एंड प्रोनाउंस द एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ फिलोलॉजी। अब तो आपको आता ही होगा, मीन्स फिलोलॉजिकल, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। ओके, दैट्स व्हाट द केस इज। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वर्ड की बात करते हैं। फिलेंथ्रोपी, बहुत बार मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। फिलेंथ्रोपी बाय एटोमोलॉजी द लव ऑफ मैनकाइंड। अब तो आप समझ ही गए, वन हु डिवोट्स हिमसेल्फ टू फिलेंथ्रोपी इज ए फिलेंथ्रोपिस्ट, एज वी लर्न इन चैप्टर 3, एंड द एडजेक्टिव इज फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स हो जाते हैं, फिलेंथ्रोपिक एक्ट हो सकता है। द वर्ब फिलेंडर, अब तो फिल तो हम पहले सीख चुके हैं, हमने पहले ही देख लिया था, फिल और एंथ्रोप हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए हमने बोला फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड, अगर आपको याद है तो। अब उसी को आगे डिराइव करता है। फिलेंडर वर्ड क्या है? टू प्ले अराउंड सेक्सुअली, बी प्रोमिस्क्यूअस और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, कंबाइंस फिल इन, लव हो गया, और एंड्रॉस मतलब मेल हो गया। यानी फिलेंडर में क्या वर्ड आया? फिल और एंडर। याद है आपको एंड्रॉस आया था, एंड्री आया था, जब मैंने बोला था कि पॉली एंड्री होता है, याद है आपको एंड्रॉस वर्ड आया था, यानी हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। तो एंड्रॉस वर्ड तो मेल के लिए यूज होता है, फिल इन लव के लिए यूज होता है, तो लव और एंड्रॉस हो गया। मतलब हम इसे क्या माने, ऐसा पर्सन जो फिलेंडर है वो यानी मेल जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है, ये सब चीजें करता है मेल के लिए। हालांकि वो आगे लिख रहा है फिलेंडरिंग डिस्पाइट इट्स डेरिवेशन इज नॉट ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिवली द मेल प्रोविंस। ऐसा नहीं कह सकते कि फिलेंडर मेल ही होगा, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन हाँ फिर भी फिलेंडर होता है। फिलेंडर इज सम काइंड ऑफ प्ले बॉय होता है ना, उसको फिलेंडर कहते हैं। मीन्स हु लव्स एट मेनी प्लेसेस बट मैरी नोवेयर, फिल एंडर होता है, यानी वो सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखता है। द वर्ड इज इन फैक्ट डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर नेम कन्वेंशनली गिवन टू मेल लवर्स। वैसे बना तो मेल लवर्स के लिए था, इन प्लेस एंड रोमांसेस ऑफ द 1500 and 1600s में जब ये यूज होने लगा तो वहां पर मेल लवर्स के लिए यूज किया जाता था ये वर्ड। वन हु एंगेजेस इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कैटलॉग्ड अबव इज ए फिलेंडरर, यानी जो इस तरीके का जो फिलेंडर करेगा, जो फिलेंडरर होगा प्रैक्टिकली वो प्ले बॉय होगा, उसको प्ले बॉय बोलेंगे और ये प्ले बॉय एक्ट हो जाएगा फिलेंडर। वो फिलेंडर कर रहा है, ऐसे वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, वर्ब लिखा ही है प्रॉब्ली। And then this is playboy is the person who is a philanderer हो जाता है। Hope you have understood the word. Philander, promiscuous means having many transient sexual relationship. Transient मतलब थोड़ी देर के लिए, कभी थोड़े दिन रिलेशनशिप बनाए, कभी वहाँ बनाए। As extramarital, you know it, especially of sexual relationships occurring outside marriage, extramarital होता है। And philanderer मैंने आपको लिख कर दिया ही है, this thing। यानी though this word is used for male lovers, yet it can be used for women as well. By etymology, philosophy of love of wisdom. Philosophy is the love of wisdom. Phil और Sophie. Now से अगर आप देखोगे philosophy word में क्या आ रहा है, phil आ रहा है और Sophie आ रहा है। phil तो आपको पता है love है और sophos means wise है, तो philosophy क्या हो गया, love of wisdom हो गया। क्लियरली समझ आता है वर्ड love of wisdom हो जाता है। Philadelphia is a place इज द सिटी ऑफ ब्रदरली लव। अब देखो फिल आ गया और डेल्फिया आ गया, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया इज द ब्रदरली लव की बात करता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीक वर्ड एडेल्फोस मीन्स ब्रदर होता है। हालांकि ब्रदर के लिए वर्ड हमने फ्रेटर्निटी भी पढ़ा था, याद है, फ्रेटर्नल लव होता है, बट हाँ ग्रीक में ये एडेल्फोस होता है। एडेल्फोस मीन्स ब्रदर है, यानी उसने अपनी जगह का नाम रखा फिलाडेल्फिया, यानी वहाँ जितने भी लोग रहते हैं बड़े ही क्या नाम है, हारमोनियस हैं, तो उसने बोला सिटी ऑफ ब्रदरली लव बना दिया उसने। एंड यहां पर आप देखिए देयर इज अनदर वर्ड फिल हार्मोनिक। हार्मनी तो आप जानते ही हैं, इज द लव ऑफ म्यूजिक और हार्मनी। हार्मनी कहां से आया है, हारमोनसा, हार्मनी हो जाता है, यानी हार्मनी मीन्स हैविंग क्लोज रिलेशनशिप।
एंड ए फिलर, देखिए एंड अ फिलर रियली यूज्ड वर्ड इज अ लव पोर्शन, कभी शायद ही किसी ने यूज किया बट वर्ड होता है फिलर, इज अ लव पोर्शन. टुडे वी कॉल वट एवर अराउजेस सेक्सुअल डिजायर्स इज एफ्रोडियासिक. दिस इज फ्रॉम द एफ्रोडाइट, द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी. फिलर कभी कमी यूज होता है ये वाला वर्ड ही सेज, लेकिन जिस वर्ड को हम आज की डेट में एफ्रोडाइसेक बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल डिजायर को जनरेट करने वाला हो, ऐसे केमिकल या कोई पोशंस एंड ऑल, वो वहाँ ये एफ्रोडाइसेक कहाँ से आया है? एफ्रोडाइट से आया है. एफ्रोडाइट इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है. हार्मनी मैंने लिखा है एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड. हार्मनी डिसहार्मनी आप पढ़ते हैं रोजबार न्यूज़पेपर में आता रहता है. अराउजेस मतलब जनरेट करना है, अराउज करते हैं. एंड देन एफ्रोडाइसिक is an adjective as well as noun, but a longer adjectival form is aphrodisiacal is also used. Anyway, वो तो उसने adjective बना के दिखाया हमें. And then bibliophile, you can very well understand biblio. याद है आपको, आपने bibliography बनाई थी अपनी books के अंदर. Biblio means books होता है और ग्राफी उसका स्ट्रक्चर है. आपने bibliography में क्या लिखा था कि हमने डेटा कहाँ कहाँ से लिया, आपने साइट के नाम बता दिए, लिंक बता दिए, लेकिन उस लिंक पर डेटा कहां से आया? कहीं ना कहीं बुक से ही तो आया था. यानी बिब्लियो इज द वर्ड बुक. नाउ यू कैन वेरी वेल, एंड फाइल इज द लव. नाउ यू कैन वेरी वेल सी बिब्लियो एंड फाइल मींस इज वन हु लव्स बुक्स एज कलेक्टिबल्स, एडमायरिंग देयर बाइंडिंग, टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशंस, रेयरिटी एटसेट्रा. वो बहुत पढ़ता नहीं है, बस वो बुक कलेक्शन करने का शौक होता है, अच्छी अच्छी बुक्स को कलेक्ट करता है, सुंदर जो भी हो देखने में, बाइंडिंग में, कैसे भी. इन शॉर्ट ए बुक कलेक्टर कह सकते हो. द कंबाइनिंग रूट इज बिब्लियन मीन्स बुक होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया. यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. बिब्लियोफाइल होता है, ठीक है. बिब्लियोफाइल इज नॉट द बुक लवर, सॉरी बुक रीडर. बिब्लियोफाइल इज समथिंग जो बुक्स को कलेक्ट करता है, अच्छी बुक्स को, उसको कलेक्शन का शौक होता है, वो बिब्लियोफाइल होता है. एंड देन एंग्लोफाइल क्या हो जाएगा? अब एंग्लो, आपने इंडिया में एंग्लो इंडियंस आपने सुने हैं. एंग्लो इंडियंस मतलब कौन? एंग्लो admires is fond of British people. Anglo is for British customs और culture. The combining root is Anglus. ये जो Anglus word है, इससे ही मतलब हम English है, तो और फाइल मतलब लव है, ये English है और ये लव है, यानी English culture का, English fashion का जो लव होता है वो एंग्लो फाइल होता है. तो यहाँ पर भी फाइल आ रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है वो लव होता है, चाहे वो फिलोसफी में आए, चाहे वो फिलेंथ्रोपी में आए, या फिलाडेल्फिया में आए, या फिर वो फिलायर में आए, या कुछ भी इस तरीके के वर्ड में. यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस इज बिब्लियोफाइल में आए, एंग्लोफाइल में आए, फिल इज द लव, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड सम few more words. Now let's see. The semanticist is professionally involved in semantics. याद है आपको semantics कौन था? पहले हम पढ़ चुके हैं, जो वर्ड मीनिंग पर काम करता है. Semantics like orthopedics, pediatrics and obstetrics is a singular noun despite the s ending. अब वो ये नहीं कि s लगाने पर प्लूरल हो जाता है, ये लैंग्वेज है, मतलब पर्टिकुलर स्टडी है. Semantics is not r. Semantics के साथ is लगाएंगे, जैसे आपकी फिजिक्स होती है, आपको जल्दी समझ आएगा. सिविक्स होती है, जैसे पेडियाट्रिक्स होती है, ऑब्स्टेट्रिक्स हो जाता है. तो is an exciting study. Is clear? s लगाने का मतलब प्लूरल नहीं है. However, this rule applies only when we refer to the word as a science or area of study. जब हम सिविक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम साइंस की बात करते हैं तो वहाँ is लगाते हैं. In the following sentence एक और बताता है, semantics is used as plural. The semantics of your thinking are all wrong. यानी आपका जो मीनिंग जो ले रहे हो थिंकिंग का वो गलत है. यहाँ पर सिमेंटिक्स हमने स्टडी नहीं माना, लेकिन डिफरेंट थिंकिंग के लिए कंसिडर करा है. कई बार आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो वहां पर उसे मैथमेटिक्स को इज लगाते हैं. बट योर मैथमेटिक्स आर कमेंडेबल मीन्स आप उसकी डिफरेंट एरिया में जो मैथ्स की स्टडी है उसके बारे में आर भी लगा देते हैं. अब आप उसका स्पेशलाइजेशन डिफरेंट सेक्शंस बता रहे होते हैं. ऐसे यूज होता है. अगर कभी आप नाउन पढ़ेंगे यू विल कम टू नो व्हाट इट इज. तो सिमेंटिक्स एज सिंगुलर यूज होगा, इज जब तो वो साइंस होगी. हाउ पीपल लिव, वो तो पता ही है, सोशियोलॉजी होती है. तो द प्रोफेशन ऑफ दिस सोशियोलॉजिस्ट इज सोशियोलॉजी. कैन यू राइट एंड प्रोनाउंस द एडजेक्टिव? अब तो निकाल ही लेंगे क्या.
सोशियोलॉजिकल हो जाएगा। सोशियोलॉजी इज बिल्ट ऑन लैटिन सोशियस, कंपेनियन। नाउ अगेन एक वर्ड बताता है सोशियस, इसका मतलब कंपेनियन होता है, प्लस लोगोस। अब तो जानते ही हैं साइंस होता है, हालांकि वर्ड्स भी कंसिडर किया था। सोशियस इज द सोर्स ऑफ सच कॉमन वर्ड्स एंड एज एसोसिएट सोशल, सोशलाइज, सोसाइटी, सोशेबल, एंटी सोशल एज वेल एज असोशल, ये सारे वर्ड्स उससे निकल कर आए हैं, विच कंबाइंस द नेगेटिव प्रीफिक्स अ विद सोशियस। ओके, आप देखिए कैसे। सोशियस इज द सोर्स ऑफ सच कॉमनली वर्ड्स एज एसोसिएट, सोशियस आ गया, सोशल में भी सोशियस आ गया, सोशलाइज में भी सोशियस आ गया, सोसाइटी में भी आ गया, सोशेबल में भी आ गया, और एंटी सोशल में भी आ गया, और असोशल में भी आ गया। ए लगाने पर हमने उसको नेगेटिव बना दिया। ओके, ये हम कहना चाहते हैं। द एंटी सोशल पर्सन एक्टिवली डिसलाइक्स पीपल एंड ऑफन बिहेव्स इन वेज दैट आर डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, और डिस्ट्रक्टिव टू सोसाइटी और द सोशल ऑर्डर, उसको हम एंटी सोशल बोल देते हैं। नीचे देखिए मैंने लिखा भी है, कंपेनियन तो आपका पार्टनर होता है, सोशेबल मतलब एंगेजिंग रेडिली विद अदर पीपल मार्क्ड बाय फ्रेंडलीनेस होता है। आप कभी किसी को ये मत बोलिए कि वो बहुत सोशल है, सॉरी माय डियर, ऑलवेज से वो बहुत सोशेबल है, ही इज अ सोशेबल पर्सन, ही इज वेरी सोशेबल, डोंट से सोशल, ही इज वेरी सोशेबल। तो यानी सोशेबल एंगेजिंग रेडिली विद अदर पर्सन होता है। और एंटी सोशल क्या है? जो सोशेबल नहीं होता, सोसाइटी में मिक्स नहीं होता, उसकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो लोगों को हार्म कर सकती हैं। देखो क्या लिखा है, एक्टिवली डिसलाइक पीपल एंड ऑफन बिहेव्स इन वेज दैट आर डिट्रीमेंटल और डिस्ट्रक्टिव टू सोसाइटी और अदर सोशल ऑर्डर। एंटी सोशल है, ये एंटी नेशनल नहीं है, ऐसे एक्ट करता है जो सोसाइटी को खराब कर सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग, वो वहां पर यूज होता है, लोगों को डिसलाइक करता है। ओके, दैट्स व्हाट द केस इज। एंड देन ऑन द अदर हैंड someone who is asocial is withdrawn। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं, बहुत पहले। asocial means वो पार्टी में नहीं जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड रहता है, avoids contact with others and feels completely indifferent to the interest or welfare of the society। the asocial person doesn't want to get involved। सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे क्या होता है। सोशेबल जो बड़ा एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, लोगों से जाके मिले, हाँ जी क्या हाल चाल है, वैसे वाला। और असोशल मतलब जो बिल्कुल सोशल ना हो, जो अकेला रहता हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, या इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल हो, वो असोशल। और एंटी सोशल ऐसा पर्सन जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकता है जो सोसाइटी को हार्म कर सकती हैं, जो लोगों को डिसलाइक करता है, जो सिनिकल होता है, तो एंटी सोशल भी हो सकता है। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। काइंडली बी वेरी केयरफुल, वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू यूज दिस थिंग इन योर writing skills, but you can very well use these things in a very peculiar manner and make your writing skills excellent. They will be appreciated. Okay, just what we have: sociable, antisocial, and asocial. Hope you understood these words. That's all we have in this session 13. We have discussed many words today, many words, and we have discussed a range of words today. You have to revise this, a little longer session, but if you revise this and do the exercise at the end of it, I'm sure you would learn a few quality words. Let's meet in the next session. Till then, bye bye and God bless you. Thank you very much.